हाँ, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर इन तीनों सेगमेंट्स की, राइट। अब यहाँ पे हमने एक चीज देखी कि जो SOX9 है, राइट, AMH क्या है हमारा, एंटी मुलेरियन हॉर्मोन। तो SOX9 यहाँ पर AMH जीन को रेगुलेट कर रहा है, डाउन रेगुलेशन हो रहा है, एंड AMH जीन के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, उसे प्रमोट कर रहा है, राइट। सेम चीज हम यहाँ पर देखेंगे, SOX9 और SRY दोनों मिलकर ही यहाँ पर डाउन रेगुलेशन प्रोसेस को कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर SRY के साथ मिलकर ये AMH डाउन रेगुलेटेड हो रहा है और इसको आगे जाकर और प्रोडक्शन कर रहा है। वहीं सेम चीज हमने ऑब्जर्व की, अगर SOX9 SF1 के साथ कंबाइन होकर बाइंड होकर फंक्शनैलिटी शो करता है, तो यहाँ पे भी हमने देखा कि 3 प्रोटीन्स हैं जो यहाँ बाइंड कर रहे हैं प्रमोटर साइट्स पे और AMH का डाउन रेगुलेशन फर्दर ऑन कर रहे हैं, जिससे AMH बन रहा है एंड AMH बनने के बाद वो फीमेल के हॉर्मोन्स को या फीमेल फिनोटाइप्स को स्टॉप कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर ये डिफरेंट जीन्स होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं चीज़ों को और प्रोडक्शन के कारण ये आगे जाकर फर्दर चीज़ें शो ऑन करते हैं। तो ये थे हमारे 3 मेल डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स या जीन्स। नाउ हम बात करेंगे फीमेल्स के जीन्स की जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट रह सकते हैं, राइट। फीमेल डिटरमाइनिंग जीन्स या प्राइमरी क्रोमोसोमल जीन्स ऑफ फीमेल, जिसमें नंबर फर्स्ट आता है हमारा X1। इसको हम पोटेंशियल ओवरी डिटरमाइनिंग जीन ऑन X क्रोमोसोम भी कहते हैं। मीन्स ये प्रेजेंट है हमारे X क्रोमोसोम के ऊपर। अब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बर्जर नाम के, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 2 सिस्टर्स हैं, राइट, 2 सिस्टर्स हैं XY फिनोटाइप की। उनमें जो Y क्रोमोसोम है वो एकदम नॉर्मल है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन वहाँ जो X क्रोमोसोम है उसके शॉर्ट आर्म में X1 जीन का डुप्लीकेशन देखा गया, राइट। मतलब इस तरह से प्रेजेंट था, ये शॉर्ट आर्म, ये लॉन्ग आर्म, Y क्रोमोसोम नॉर्मल, X क्रोमोसोम में X1 का डुप्लीकेशन देखा गया यहाँ पर शॉर्ट आर्म में। तो उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर डुप्लीकेशन के कारण क्या हुआ, क्या प्रोसेस हुआ। क्योंकि यहाँ डुप्लीकेशन हुआ तो इस डुप्लीकेशन से सेक्स जो था वो रिवर्स हो गया, सेक्स रिवर्सल प्रोसेस यहाँ ऑब्जर्व किया गया। दैट मीन्स कि XY थे, बनना था मेल लेकिन बन गए दोनों फीमेल, राइट, क्योंकि यहाँ डबल कॉपी ऑब्जर्व हुई। XY कंडीशन में ही हम ये चीज बोल सकते हैं कि यहाँ सेक्स का रिवर्सल हो गया, सेक्स एकदम रिवर्स हो गया, मेल की बजाय हमें फीमेल फिनोटाइप इसने दिया। मेल की बजाय फीमेल फिनोटाइप को हमने यहाँ पर
ऑब्जर्व किया। अब जब हम बात करते हैं डेक्स1 की, तो ये क्योंकि नॉर्मल फंक्शन में बना रहा है ओवरी को फॉर्म करता है, तो ये हमारे SRY के साथ कंपीट करता है। ठीक है, दोनों होते हैं जेनाइटल रिज में, SRY के साथ कंपटीशन करता है। कंपटीशन में ये विन करता है। अगर इसका एक्सप्रेशन होता है तो इसके एक्सप्रेशन के कारण SF1 जो है, हमने पढ़ा था स्टीरॉयडोजेनिक फैक्टर फर्स्ट, ये SF1 डाउन रेगुलेट हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, क्योंकि SRY फॉर्म नहीं हो रहा है। उसके साथ कंपटीशन करके डेक्स1 जीता, तो डेक्स1 जीतने के बाद जेनाइटल रिज के अंदर हम इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। डेक्स1 का एक्सप्रेशन हमने जेनाइटल रिज में देखा, इसने कंपटीशन किया, तो कंपटीशन करते ही SF1 को उसने कम कर दिया, क्योंकि SF1 मेल फिनोटाइप में प्रेजेंट होता है, फीमेल्स में ये एब्सेंट होता है, राइट, क्योंकि इस चीज को हम देख चुके। तो इस तरह से SF1 को कम किया जाता है। एक और चीज नॉर्मली फंक्शनैलिटी में हमने ऑब्जर्व की कि जो डेक्स1 है वो हमें जेनाइटल रिज में ऑब्जर्व होता है। जेनाइटल रिज जो एरिया है वहां पर हम डेक्स1 को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर इससे आगे जाकर ओवरी बनती है तो हम डेक्स1 का एक्सप्रेशन ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में देख सकते हैं। लेकिन अगर इससे आगे जाकर टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है तो डेक्स1 का जो एक्सप्रेशन है वो हमें टेस्टिस में दिखेगा ही नहीं, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, और यहाँ पर फिर हमें SF1 का एक्सप्रेशन ज़्यादा दिखेगा, डेक्स1 नहीं दिखेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये फंक्शन परफॉर्म होती है। अब हम एक और चीज ये बोल सकते हैं कि जब भी हम फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल्स में डेक्स1 की 2 कॉपीज प्रेजेंट होती है, राइट। डेक्स1 की फीमेल्स में 2 कॉपीज प्रेजेंट हैं और तभी वो फीमेल फिनोटाइप को शो कर पा रहे हैं नॉर्मली। नॉर्मल फंक्शन में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, राइट। एक और चीज जो हमने देखी है वो ये है कि SRY और डेक्स1 एक दूसरे को एंटागोनाइज करते हैं। दैट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं कि अगर SRY का एक्सप्रेशन होता है तो डेक्स1 जो है उसका एक्सप्रेशन लोअर डाउन हो जाएगा, और अगर डेक्स1 का एक्सप्रेशन होता है तो SRY को एक्सप्रेस नहीं होने देगा और SRY एक्सप्रेस नहीं। एंटागोनाइज का मतलब अपोजिटली, एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पर वर्क चल रहा है। तो ये हम डेक्स1 की बात करते हैं, राइट। तो एक बार हम क्रोमोसोम बेसिस पर डेक्स1 को देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये X क्रोमोसोम है, ये Y क्रोमोसोम। यहाँ पर SRY प्रेजेंट है, यहाँ पर डेक्स1 प्रेजेंट है। इस तरह से ये दोनों प्रेजेंट है। क्योंकि डेक्स1 की एक ही कॉपी है तो ये बनेगा आगे जाकर मेल, और XY भी है एंड SRY भी प्रेजेंट है, इसलिए SRY डेक्स1 के एक्सप्रेशन को एंटागोनाइज कराएगा और SRY खुद एक्सप्रेस होगा और SF1 को प्रमोट करेगा। वही हम नेक्स्ट स्टेज में देखते हैं।
बनेगा तो यहाँ पर टेस्टिस का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर X1 ये एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट, राइट। तो ये क्या करेगा, क्योंकि दोनों XX हैं, फीमेल बनाएगा, फीमेल को फॉर्म करेगा और इसी के साथ ओवरी का फॉर्मेशन भी करवाएगा, राइट। क्योंकि XX थे, यहाँ पे कोई SRY नहीं है जो इसको दबा सके, एंटागोनाइज कर सके, इसके इफेक्ट को अपोजिट कर सके, इसलिए यहाँ पर X1 एक्सप्रेस होते हैं। भले ही एक इनएक्टिव फॉर्म में था, लेकिन फिर भी ओवरी का फॉर्मेशन नॉर्मली फंक्शनली हुआ है। वहीं हम थर्ड कंडीशन देखते हैं। क्रोमोसोम्स XY हैं, राइट। अब हमने क्योंकि यहाँ पर देखा कि X1 डबल कॉपीज में प्रेजेंट है, इसकी कॉपी डबल है X क्रोमोसोम पर, तो ये बनाएगा, भले ही XY है लेकिन फिर भी ये फीमेल को फॉर्म करेगा और ओवरी का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन इसको हम बोल सकते हैं कि गोनाडल डिस्ट्रोफी टाइप का यहाँ पर एक्सप्रेशन हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओवरी जो होगी बिल्कुल फंक्शनली फॉर्म नहीं होगी, XY फीमेल को फॉर्म करा, गोनाड जो है प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि X1 का एक्सप्रेशन किस तरह से अलग अलग क्रोमोसोम्स पर अपने खुद के नंबर पर, अपनी खुद की सी कितनी कॉपी है उस पर किस तरह से डिपेंड करता है, एंड SRY का इसके ऊपर क्या रोल होता है, किस तरह से ये SRY पर वर्क करे, राइट। यहाँ पर दो कॉपीज थी, तो इन दोनों कॉपीज ने मिलकर SRY को एंटागोनाइज कर दिया। उस एंटागोनाइजेशन के कारण SRY अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ पर फॉर्मेशन फीमेल टाइप के फिनोटाइप का था। जस्ट ये एग्जांपल हमने अभी साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट में देखा था कि 2 सिस्टर्स हैं XY फिनोटाइप की, जहाँ पर डबल कॉपी X1 जीन की हमने ऑब्जर्व की। तो इस तरह की कंडीशंस, 3 टाइप की कंडीशंस हम देख सकते हैं X1 में। वही हम नेक्स्ट जीन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारा सेकेंड फीमेल का WNT, राइट। WNT, a potential ovary determining gene on autosomal chromosome, right? ये जो जीन है ये हमारे ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट रहता है, राइट। अब एक चीज हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इसका एक्सप्रेशन जेनाइटल रिज में होता है, राइट। जेनाइटल रिज में ये एक्सप्रेस होता है वहीं पर जहां पर हमारा SRY एक्सप्रेस हो रहा था। अगर नॉर्मली हम बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि जेनाइटल रिज में इसने एक्सप्रेस होना है, तो जेनाइटल रिज में एक्सप्रेस होने के बाद या तो जेनाइटल रिज से ओवरी बनेगी या टेस्टिस बनेगी। इसको हम बोल सकते हैं XX गोनाड का फॉर्मेशन होगा या फिर XY गोनाड का फॉर्मेशन।
राइट। अब अगर XX गोनाड का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर हम WNT के एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि फीमेल है। और अगर टेस्टीज या XY गोनाड का एक्सप्रेशन होगा तो WNT के एक्सप्रेशन को हम यहाँ ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि ये मेल गोनाड है और मेल गोनाड में WNT का कोई रोल नहीं होता, WNT कोई रोल परफॉर्म नहीं करता है। तो एक तरह से यहाँ पर ये नॉन फंक्शनैलिटी की तरह वर्क करता है, राइट। तो इस तरह से ओवरी एंड टेस्टिस के बेसिस पर मतलब कौन सा गोनाड बन रहा है वो बताता है WNT का एक्सप्रेशन। WNT एक्सप्रेस होता है तो फीमेल गोनाड, नहीं होता तो XY गोनाड दैट इज मेल गोनाड का फॉर्मेशन हो सकता है। यही अगर हम बात करते हैं WNT की, तो सपोज इस RY अगर एक्सप्रेस हो रहा है ज्यादा मात्रा में यहाँ जेनिटल रिज में, तो ये WNT के एक्सप्रेशन को डाउन करेगा, कम करेगा और ये खुद SF1 जो था फैक्टर उसको इंक्रीज करेगा। और SF1 अगर फैक्टर इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स मेलनेस जो है हमारी वो इंक्रीज हो रही है। और इसलिए हम बोल रहे हैं कि WNT फीमेल फैक्टर है क्योंकि ये कम हो गया है, बंद हो गया एक्सप्रेस होना तो मेल्स है। वहीं अगर ये खुद एक्सप्रेस होता है तो ये फीमेल्स को एक्सप्रेस करेगा। तो इस तरह से हम SF1 को कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों चीजों में, राइट। एक बार हम ओवरऑल एक्सप्रेशन देखते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ये डेटा दिया गया है। हमने माइस में एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर इन सारे डेटा को ऑब्जर्व किया। एक माइस के अंदर हमने देखा कि वो XY माइस है, ठीक है। जब हमने स्टडी किया उसके जीन को तो उसमें हमें मिला SF1 ज्यादा और WNT का एक्सप्रेशन हमें उसके अंदर बिल्कुल निल मिला नहीं। तो हमने बोला ये XY माइस था, मेल है, इसलिए यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन हमें ऑब्जर्व नहीं। अब एक चीज हम देख लेते हैं यहाँ पर, सपोज SF1 प्रेजेंट, राइट। हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि SRY अगर एक्टिव फॉर्म में है तो ये SF1 को प्रमोट कर रहा है और SF1 अगर प्रमोट होता है तो हमारा जो SOX9 है वो भी प्रमोट होता है और मेल नेस जो है ऑर्गेनिज्म में वो यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, राइट। मींस SRY खुद एक्सप्रेसिव फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में है, तो SF1 को और SOX9 को एक्टिवेट करके मेल नेस को एक्टिवेट कर रही है, मेल ऑर्गन्स और गोनाड्स का फॉर्मेशन कर रही है, राइट। अगर DEX1 एक्टिव फॉर्म में है तो ये ब्लॉक करेगा हमारे SF1, राइट। SF1 ब्लॉक होते ही क्या होगा, WNT जो है वो स्टार्ट हो जाएगा फॉर्मेशन और फीमेल फिनोटाइप बनेगा। लेकिन अगर SF1 हमारा एक्टिव फॉर्म में आ जाता है तो ये हमारे WNT को ब्लॉक करता है और फीमेल फिनोटाइप नहीं बनाने देगा। तो एक तरह से यही बता रहा है कि ये एक्टिव है तो ये ब्लॉक कर देगा और ये ब्लॉक हो जाएगा तो हमारा WNT जो है वो नॉर्मल फंक्शन में रहेगा और नॉर्मल फंक्शन में रहने के कारण फीमेल फिनोटाइप एंड फीमेल गोनाड्स का फॉर्मेशन बहुत इजी हो जाएगा। तो SF1 अगर प्रेजेंट है तो मेल, SF1 अगर एब्सेंट है तो फीमेल, और बाकी ये जो जीन्स हैं ये एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं और अपना
एक्सप्रेशन शो करके बता रहे हैं कि किस तरह से जीन्स का रोल होता है, राइट। एसआरवाई को हमने बोला था कि वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है शॉर्ट आर्म पर, X1 एक्स क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म पर। ये दोनों जो जीन्स हैं ये दोनों ऑटोसोमल जीन्स। इस तरह से यहाँ पर हमारा प्राइमरी डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन जीन्स के बेसिस पर डिपेंड करता है। और अब हम देखते हैं एक बार सेकेंडरी डिटर्मिनेशन सेक्स का। प्राइमरी पूरा क्रोमोसोमल बेसिस पर था, ये पूरा हार्मोनल बेसिस पर होगा। चलो प्राइमरी ने एक बार ओवेरी बना दी, टेस्टिस बना दिए, ठीक है, स्ट्रक्चर्स गोनाड्स को फॉर्म करते हैं, लेकिन उनके बेसिस पर जो हार्मोन रिलीज होगा, हार्मोन फॉर्म होगा, सेक्रीट होगा, उस बेसिस पर डिपेंड करेगा कि ये कौन सा हार्मोन सेक्रीट कर रहे हैं। और हार्मोन के बेसिस पर आइडेंटिटी मिलेगी दोनों सेक्सेस फीमेल्स एंड मेल्स को कि वो आगे जाकर किस तरह के स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करेंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे या फिर ओवेरियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करेंगे और ओवा को फॉर्म करेंगे। तो सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन में हम सबसे पहले हार्मोन्स की ही बात करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन हम इसे बोलते हैं। अब क्योंकि एस्ट्रोजन सेक्रेट होगा तभी हमने बोला था हमारी मुलारियन डक्ट जो है वो एक्टिवेट होगी। मुलारियन डक्ट अगर एक्टिवेट होगी तभी हम आगे जाकर बोल रहे हैं कि उससे हमारी ओविडक्ट, यूटेरस एंड सर्विक्स फॉर्म होंगे, राइट। और इसी के कारण, इसी डक्ट के एक्टिव होने के कारण हमारे सारे फीमेल के जो ऑर्गन्स हैं उनका फॉर्मेशन यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब क्योंकि एस्ट्रोजन है तो एस्ट्रोजन को हम एक तरह से मेल हार्मोन भी बोलते हैं, और मेल्स में भी हम कई बार इसका अमाउंट देखते हैं, क्योंकि जैसे अगर हम ब्लड की बात करेंगे तो हमारे फीमेल्स के ब्लड में एस्ट्रोजन का लेवल हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन जब हम मेल्स की बात करेंगे तो मेल्स में हमें टेस्टिस रीजन में स्पर्म फॉर्मेशन के टाइम पे एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो हमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो हेल्प कर रहा है हमारा स्पर्म के फॉर्मेशन, राइट। तो एस्ट्रोजन को मेनली हम गर्ल हार्मोन बोलते हैं, वुमेन हार्मोन बोलते हैं, बट ये होता दोनों में है। माना इसका अमाउंट इनमें मेल्स में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर्ड टू फीमेल्स, पर मेल्स में कब ज़्यादा होता है, सिर्फ टेस्टिस में जब फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। लेकिन जब हम ब्लड की बात करेंगे तो ब्लड में फीमेल्स में ही इसका कंपोजिशन ज़्यादा होगा, मेल्स में कंपैरेटिवली बहुत कम होगा, और ब्लड में तो ऑलमोस्ट निल कंपोजिशन होता है मेल्स में, राइट। ये थी हमारी एस्ट्रोजन की कहानी। सेकेंड हार्मोन जो हमारा आता है वो है AMH। जो मेल हार्मोन है, एंटी मुलारियन हार्मोन। क्योंकि ये एंटी मुलारियन हार्मोन है, ये बना होता है 560 अमीनो एसिड से मिलकर इट इज फॉर्म्ड। नाउ अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं AMH की, तो इसका काम ही होता है कि मुलारियन डक्ट को ये ब्लॉक करता है या इसको फॉर्मेशन नहीं होने देता। पर कैसे ब्लॉक करेगा, क्या करता है ये, सपोज मुलारियन डक्ट प्रेजेंट है तो ये पैराक्राइन फैक्टर्स सिक्रीट करता है, पैराक्राइन सिग्नल्स या फैक्टर्स
सिग्नल्स की बात करते हैं तो एक होता है हमारा ऑटोक्राइन सिग्नल, जो सेल खुद अपने आप को देता है। जैसे सेल है, सेल खुद ही अपने आप को सिग्नल देगा और सेल कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगा। मीन्स सेल के अंदर ये सिग्नल हो रहा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ऑटोक्राइन सिग्नल, खुद ही सिग्नल देगा। पैराक्राइन सिग्नल मतलब होता है कि एक सेल है वो पास वाले सेल को सिग्नल देगा, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे पैराक्राइन, दूसरे सेल को, एडजेसेंट सेल को सिग्नल मिल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे पैराक्राइन सिग्नल। AMH पैराक्राइन सिग्नल्स रिलीज करता है किसके लिए? मुलायन डक्ट के लिए। इस डक्ट को ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं और जैसे ही ये वाले सिग्नल्स मुलारियन डक्ट को मिलेंगे तो मुलारियन डक्ट जो है हमारी वो क्या करेगी? एपोप्टोसिस करेगी। दैट मीन्स इसकी सेल डेथ होगी। एपोप्टोसिस का मतलब होता है सेल डेथ, मीन्स ये रिमूव हो जाएगा और आसपास के सेल्स को इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स जो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ मुलारियन डक्ट जो है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी और वोल्फियन डक्ट जो है वो फंक्शनल हो जाएगी और इफेक्टिव होकर अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करने में हेल्प करेगा। राइट, ये था AMH। इसमें कई बार पूछा जाता है कितने अमीनो एसिड्स का होता है। थर्ड हमारा आता है टेस्टोस्टेरोन। राइट, टेस्टोस्टेरोन सबको पता है कहाँ से सिक्रीट होता है, हमारे लैक्टिक सेल्स से सिक्रीट होता है। यहाँ से सिक्रीट होकर मेलनेस को प्रमोट कर रहा है। अब हम ये बोल रहे हैं ये तो हार्मोन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन जब ये एक्टिव फॉर्म में आता है तो ये बन जाता है 5A DHT, that means 5A dihydroxy testosterone। टेस्टोस्टेरोन। अब हम ये बोल रहे हैं कि टेस्टोस्टेरोन जो है ये टेस्टिस फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है, मतलब जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनके फॉर्मेशन में इसका रोल रहता है। राइट, लेकिन जब हम 5A DHT की बात करते हैं, डायहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, तो ये हमारे एक्सटर्नल जेनिटलिया जो होता है या एक्सटर्नल फंक्शंस जो होते हैं उनको परफॉर्म करता है। दैट मीन्स ये स्क्रोटम, पेनिस के फॉर्मेशन में हेल्प करें। राइट, तो इसमें कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है, तभी एक्सटर्नल जो जेनिटलिया है वो फॉर्मेशन हो पाता। तो कई बार हम एक कंडीशन देखते हैं कि जो एंजाइम टेस्टोस्टेरोन को डायहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है वो अगर एब्सेंट हो तो हमें एक कंडीशन ऑब्जर्व होती है कि क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाया, ये नहीं बन पाया, तो एक हम बोल सकते हैं वेजिना का फॉर्मेशन होगा। वेजिना में कैसी? बिल्कुल ब्लैंक, ठीक है, अंदर कोई स्ट्रक्चर्स फॉर्म नहीं होंगे, सिर्फ ब्लैंक वेजिना जो होगी इसका फॉर्मेशन होगा, जिससे बाहर से अपीयरेंस हमें लगेगी कि वो गर्ल फिनोटाइप प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन अंदर की तरफ क्योंकि टेस्टोस्टेरोन था अंदर यहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट रहेगी। तो मीन्स हमने देखा टेस्टिस प्रेजेंट है, लेकिन बाहर से क्योंकि वेजिना लुक है तो वहां पर गर्ल का फॉर्मेशन हो। वही हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे इस कंडीशन में जैसे ही ये एडोलसेंस एज आई या फिर हम बोल सकते हैं कि टीनेजर में आई तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या हो गया? एकदम हाई हो गया इसका लेवल। टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होने के कारण क्योंकि एक्सटर्नल जेनेटिया का फॉर्मेशन हुआ, स्क्रोटम एंड पेनिस
का फॉर्मेशन हुआ और उस फॉर्मेशन के कारण वो एब्डोमेन से नीचे की तरफ शिफ्ट हुई। तो एडोलसेंट एज के बाद हमने बोला कि ये तो मेल फिनोटाइप को प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले हमें फीमेल फिनोटाइप लग रहा था, लेकिन एडोलसेंस एज के बाद एक प्यूबर्टी आने के बाद हमें पता चला कि ये मेल फिनोटाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसलिए इसका इस हार्मोन में कन्वर्ट होना जरूरी है, एंजाइम प्रेजेंट होना चाहिए, तभी दोनों जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत इजीली एक दूसरे को कोरिलेट करके एक एग्जैक्ट फॉर्मेशन करते हैं। तो ये था हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल। और सेकेंडरी डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स में हमने इन तीनों हार्मोन्स के बारे में पढ़ा।